हेलो बच्चों। तो आज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने हेडिंग लगा रखा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का हम अगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उसमें एंथैल्पी क्या चेंज होगा हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन चलो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखना ज़्यादा जरूरी है कि देखो सॉल्यूशन जब बनता है खासतौर पे आयनिक कंपाउंड का, जब कोई आयनिक कंपाउंड डेवलप होता है सॉल्वेंट में तो उसके दो कंडीशन पॉसिबल होते हैं। मतलब कह सकते हो कि सॉल्यूशन जब कोई आयनिक कंपाउंड का बनेगा तो सॉल्यूशन दोनों में से किसी भी एक तरह का हो सकता है, आइदर एक्सोथर्मिक और वो हो सकता है आपका एंडोथर्मिक। अब इसमें हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए कि हम लोगों के पास जो आयनिक कंपाउंड है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखो आयनिक कंपाउंड में यहाँ पर दो स्टेप होगा। पहला स्टेप जिसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए आपका लैटिस एंथैल्पी जो है देखना पड़ेगा। लैटिस एंथैल्पी, अब लैटिस एंथैल्पी क्या है ये हमें लगता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी हम आपको बता देते हैं कि लैटिस एंथैल्पी is the amount of energy required to dissociate one mole of ionic compound into their constituents cation and anions। एंड दूसरा टर्म है जिसको कि हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, देखो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास 1 मोल एनहाइड्रस कंपाउंड है और उसको कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व करने पर, हम हाइड्रेट करने पर वो कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा। ध्यान से देखिएगा, लैटिस एनर्जी जो होगा वो रिक्वायर्ड एनर्जी है और ये वाली एनर्जी रिलीजिंग एनर्जी है। अब उन दोनों के बिहाफ पर ही हम समझ पाएंगे कि रिएक्शन जो होगा यानी जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी, जो हमारे पास लैटिस एनर्जी है अगर वो बड़ी है या छोटी है हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास लैटिस एनर्जी बड़ी है कि छोटी है, पहले उसको देख लेते हैं। अगर लैटिस एनर्जी छोटी है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो रिक्वायर्ड एनर्जी रिलीज एनर्जी से छोटा है तो ऑब्वियसली रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो लैटिस एनर्जी अगर हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्मॉलर है किससे, स्मॉलर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो अब बताओ क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी यानी जो एनर्जी रिलीज की जा रही है वाटर में डिसॉल्व करते समय वो एनर्जी आपकी बड़ी है और जो आयनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके उनके कंस्टिट्यूएंट्स आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो छोटी है और रिलीज होने वाली एनर्जी बड़ी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जस्ट इसका अपोजिट कर लो कि अगर लैटिस एंथैल्पी हमारा क्या है, लैटिस एंथैल्पी हमारा बड़ा है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। अब देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी से ये बड़ा है तो ऐसे केस में आपको क्या दिखाई देगा कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो बड़ी है और जो रिलीज होने वाली एनर्जी वो क्या है, छोटी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एंथैल्पी के साथ आएगा, यानी एंथैल्पी डेल्टा एच यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एच सॉल्यूशन के लिए क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। तो ये दोनों बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट मोस्टली जब हम कॉपर सल्फेट की जब बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको हम क्लियर कर देते हैं कि कॉपर सल्फेट कैसा सॉल्ट है। तो ये आपका हाइग्रोस्कोपिक है, दैट मीन्स कि ये वाटर के साथ यानी मॉइस्चर भी अगर इसको मिलेगा तो ये उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो करने के बाद ये अक्सर आपको पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब CuSO4 अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको कहेंगे कि ये एनहाइड्रस फॉर्म में है।
और ये एक्चुअली इस फॉर्म में बहुत मुश्किल से रहता है। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, CuSO4.5H2O। तो ये कैसा कॉपर सल्फेट है, ये हाइड्रस फॉर्म में कॉपर सल्फेट है। अब चलो इसके रिलेटेड हम लोग अब थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इज, आपका दिया हुआ है -15.9 किलो कैलोरी, -15.9 किलो कैलोरी, ठीक है। एंड आपको दूसरा पार्ट कर रहा है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4.5H2O इज प्लस में 2.8 किलो कैलोरी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालना है। समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग इसको जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो क्वेश्चंस को जो बोल रहा होता है क्वेश्चन, उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हो, वहीं पर आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। हम बेवजह क्वेश्चन को खाली पढ़ते हैं, उसके स्टेप्स को नहीं देखते हैं, तो क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड करने में ही प्रॉब्लम होती है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि CuSO4 और कैसा है, ये एनहाइड्रस है। अब देखो CuSO4 और हमने क्या दे दिया, यहाँ पर H2O दे दिया। अब ये क्या बन गया, Cu2+ एक्वस एंड SO4 2- एक्वस, और यहाँ पर जो हमें एंथैल्पी मिला वो क्या मिला है मुझे, -15.9 किलो कैलोरी, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट को जरा देख लेते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर CuSO4.5H2O है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, H2O दे रहे हैं, तो ये जो है Cu2+ एक्वस एंड SO4 2- एक्वस, और यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो हमें क्या मिल रही है, प्लस में 2.8 किलो कैलोरी मिल रही है। अब देखो इसी चीज को जो स्टेटमेंट हमारे पास है, अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो देखो हमारे पास बड़ी आसानी से डेटा मिल जाएगा। कैसे कि हम लोगों को ये तो पद दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन क्या नहीं दिया है, तो देखो क्वेश्चन में ये हमको निकालने के लिए बोला है। हमें बोल रहा है कि CuSO4 और इसको हम क्या कर रहे हैं, H2O दे रहे हैं, और ये कितना कर रहे हैं, CuSO4.5H2O ये हमें दे रहा है। हमें इसका एंथैल्पी बताना है, इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी हम बता देंगे, और यही हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर हम इसको डिफाइंड लिमिटेड अमाउंट में दे रहे हैं, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे CuSO4+H2O यानी हाइड्रेट के लिए। अब देखो इक्वेशन को जस्ट उल्टा कर लिखने लगेगा, हम इसको क्या कर देते हैं, Cu2+ एक्वस एंड SO4 2- एक्वस, और अब इसमें हम जब प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं तो बाकी चीजें भी क्या होने वाली हैं, रिवर्स हो जाने वाली हैं, और यह हो जाने वाली है CuSO4.H2O जो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो दोनों एडिशन के फॉर्म में आपको दिख चुका है, दोनों एडिशन के फॉर्म में आपको दिख चुका है। अब देख लो कि अब इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे देखो ये Cu2+ है, ये Cu2+ कैंसिल हो गया, ये SO4 2- है, ये SO4 2- कैंसिल हो गया,
फाइनली आपको ये वाला इक्वेशन यहाँ पर मिल गया होगा, CuSO4H2O, और यहाँ पर क्या मिल गया, CuSO4.5H2O। अब चलो इसको जोड़ लो, तो आपको क्या मिल गया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना मिल गया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गया आपका 18.7 किलो। तो जैसे इसमें से अब कोई भी पार्ट आपको रिवर्स, ठीक है, तो रखना है यहाँ पर इससे रिलेटेड। एक तो मैंने कह दिया कि थर्मोडायनेमिक्स में कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो जस्ट मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि CuSO4 जो है एनहाइड्रस फॉर्म में है, और हम उसको अगर डिजोल्व कर रहे हैं एक्सेस ऑफ वाटर में, तो हमको क्या मिल रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखाई दे रहा है। लेकिन वही हाइड्रस फॉर्म में ये है, पेंटाहाइड्रेट है, और अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा था, जैसे पहले वाले में मैं लिखा था कि वो पॉजिटिव एंथैल्पी के साथ था। तो ये तो हो गया, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक्स में आपसे पूछता है। लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, जस्ट ध्यान रखना है आपको कि इसका लिमिट है। और हम लोगों को ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर हम लोग देखे हुए थे थर्मोडायनेमिक्स में, बॉम्ब कैलोरीमीटर दो तरह से यूज करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और एक हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिस्कस करते हैं। देखो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एच कैलकुलेट होगा, और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करेंगे तो डेल्टा यू कैलकुलेट होगा उसमें। तो ये बस बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलो इसमें सबसे सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास कोई भी, अगर हम बात करते हैं कोई भी सॉल्ट का, तो कोई भी सॉल्ट का नहीं, हमसे स्पेसिफिक CuSO4 का पूछ रहा है। तो मान लो कि हमने CuSO4 का कितना ले लिया है, मान लो हमने 5 ग्राम ले लिया है, और इसको थोड़ा एक्सेस ऑफ वाटर, यानी वाटर हमने कितना लिया है आपका 150 ml ऑफ वाटर ले लिया। और कहां पर लिया है, हम लोगों ने कैलोरीमीटर में ले रखा है, और ये कैलोरीमीटर जो है वो सिंपल कैलोरीमीटर है जो कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीथीन बोतल है ना। सिंपल कैलोरीमीटर कैसा होता है, ये जिसमें पॉलीथीन बोतल की बात कर रहे हैं, तो देखो ये पॉलीथीन बोतल होता है, यहाँ पर ऐसा एक आपको माउथ कैप दिखाई देगा, और इसी में हम सबको CuSO4 और इसको डिजोल्व करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक थर्मामीटर जो है वो यूज करेंगे, जिस पर कि हमको टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और इसमें हम जो भी होगा वो ऐड कर देंगे। याद रखिएगा ये किस कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है, ब्लू कलर का है, याद रखिएगा। अब ये किस कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि एब्जॉर्ब्ड लाइट कौन सा हो गया, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर व्हील आपने देखा होगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये रेड को कर रहा होगा एब्जॉर्ब, ठीक है। अब चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 की बात कर रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसमें पूछेगा कहाँ कौन सा डिवाइस में करते हैं, तो आप बोलिएगा सिंपल कैलोरीमीटर में करते हैं, और जो कि किसका होता है, एक बोतल होता है जो किसका बना होता है, पॉलीथीन का बना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इसमें देखिए फॉर्मूला में सबसे पहले ऊपर में आप देख रहे हो ये हो गया W और ये हो गया M। ये आपको W क्या है मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर हो गया डेल्टा T। डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर चेंज है कि आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या था और ये फाइनल टेम्परेचर क्या है। यहाँ पर आ गया 4.2, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के लिए हम बात करते हैं, और ये हम तब यूज करेंगे जब हमें जूल में आंसर निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया m से, ये मोलिकुलर मास हो गया जो हमारा सॉल्यूट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर मास हम यूज करेंगे डिवाइडेड बाई स्मॉल w। अब चलो यहाँ पर सबसे पहले समझ लो कि कैपिटल W क्या है। तो देखो कैपिटल W जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है। क्या बोलते हैं इसको,
वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर है। देखो ये हमेशा जनरली क्वेश्चन में क्या होना होगा, गिवन होगा। और चलो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल आपको दे देते हैं, एक्चुअली उतना लंबा हम एक्सप्लेन नहीं करने के लिए सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर W जो है ये एक्चुअली क्या होता है, W आपका यहाँ पर जब हम बात करेंगे कैलोरी मीटर वाला कॉन्सेप्ट में तो उसमें थोड़ा आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हीट लॉस्ट बाई वार्म वाटर और माइनस हीट गेन्ड बाई कोल्ड वाटर। तो हीट और लॉस दोनों क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और ये W जो है एक्चुअली में कहा जाए तो ये W जो है वो हीट है जो गेन किया गया, हीट गेन्ड बाई द एपरेटस, यानी जो बीकर वगैरह जो बना हम यूज कर रहे हैं उसके लिए बात कर रहे हैं, बाई एपरेटस। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा टी क्या है, ये आपका TF माइनस TI है। ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ CuSO4। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग M लिए हैं, M क्या है हमारा सॉल्वेंट का, ये जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं खासतौर पे वाटर ले रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास मास ऑफ वाटर है जो हमने लिया, क्या है मास ऑफ वाटर। ठीक है, जो कैलोरीमीटर में हमने यूज करा है। और यहाँ पर नीचे में जो W है ये क्या है, मास ऑफ CuSO4, यानी जो हमने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है ये उसकी मास की बात कर रहा है। ठीक है, यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने कितना लिया है वो ये आपको गिवन होगा। बस इस फॉर्मूला पे आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 निकल जाएगा। इसमें सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो होगा वो गिवन होगा, बाकी सब आप डेटा में आप देख लोगे। मोलिकुलर मास जैसे आपको याद ही है कॉपर सल्फेट का गिवन वेट आपको दिया रहेगा W। तो इस पे जब हम सॉल्व करेंगे तो याद रखना है ये आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, हमारा जूल पर मोल में आएगा। किस में आएगा, जूल पर मोल में आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लो ये ग्राम में आपको पूछ लिया पर ग्राम में, तो बस वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर जो आपने ले रखा है उसको और सिंपल मोलिकुलर मास का यूज नहीं करोगे, पर मोल में करना है इसलिए ना आपने किया है W/M, M फाइनली ऊपर चला गया है। अगर आपको ग्राम में पूछेगा तो इसका यूज नहीं करना है। अच्छा, अगर आपको ये जूल ना पूछ करके में पूछेगा तब इसको हमको इग्नोर कर देनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 बोलने का मतलब आपको पूरा जा करके वो नहीं करना है लैब में वो टेस्टिंग, आपको सिंपली इस तरह का ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा एक बार अपडेट कर लेना है, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लेकर के डरने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग एक न्यू वीडियो में बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।